हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीसी ऑनलाइन बायोलॉजी में। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं जीवन के अवस्थाओं के बारे में कि जीवन की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इसके पहले वीडियो में हमने देख रखा है जीवन काल के बारे में, लाइफ स्पॉन के बारे में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 12th का जीव विज्ञान का सिलेबस, जिसका पहला चैप्टर हम देख रहे हैं अध्याय फर्स्ट, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हम पहले लेक्चर फर्स्ट में हमने बात कर लिया है जीवन काल के बारे में। आज हम लेक्चर सेकंड को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जीवन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जीवन की अवस्थाएं 3 होती हैं। कौन कौन है देखना। पहली अवस्था होती है जिसे कहते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, ठीक है। या दूसरा नाम इसे दिया जा सकता है जनन पूर्व अवस्था। क्या बोल सकते हैं इसे? जनन पूर्व अवस्था। अभी इसे हम विस्तार से जानेंगे, अभी नाम देख लेते हैं। दूसरा अवस्था होता है जिसे कहते हैं जनन अवस्था, जनन अवस्था, ठीक है। और तीसरा होता है जिसे कहते हैं जनन पश्च अवस्था। क्या बोलेंगे दोस्तों? जनन पश्च अवस्था, ठीक है। तो हमने देखा कि जो जीवन की अवस्थाएं हैं, स्टेजेज ऑफ लाइफ हैं, वो 3 रूपों में पाई जा रही हैं। एक को कह रहे हैं किशोरावस्था या जनन पूर्व अवस्था, दूसरे को कह रहे हैं जनन अवस्था, और तीसरे को कह रहे हैं जनन पश्च अवस्था। अब एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपको पहले मैंने बताया किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होगा? जैसे कोई जीव दुनिया में आता है, पृथ्वी पे आता है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? ग्रोथ करने का काम करता है। सबसे पहले वो वृद्धि करना चाहता है, तो उसके शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो फास्ट होती हैं, तेज होती हैं, और वो जीव क्या करता है? तेजी के साथ वृद्धि करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं जनन पूर्व अवस्था, ठीक है। जब कोई जीव अभी जनन करने के योग्य नहीं हुआ, जनन करने के काबिल नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ उसका शरीर क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, अपनी संरचना को, अपने आकार को प्राप्त कर रहा है, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? किशोरावस्था या जनन पूर्व अवस्था। जनन पूर्व अवस्था क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी जनन की योग्यता इसमें नहीं आई है, उसके पहले की अवस्था, ठीक है। दूसरे स्टेज में आते हैं, इसे कहते हैं जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते जो जीव होता है लगभग अपनी पूरी वृद्धि कर लेता है, अपना पूरा आकार, पूरा आकृति ले लेता है, ठीक है। और इसके जो जननांग होते हैं इस अवस्था में वो धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, और जनन क्रिया करने की योग्यता लगभग इसमें आ जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जनन अवस्था कहते हैं, ठीक है। ओके, तीसरे पे आते हैं जिसे क्या कहते हैं? जनन पश्च अवस्था। अब जीव के अंदर क्या हुआ कि वो जनन की योग्यता प्राप्त करने के बाद अब जनन की योग्यता को वो खो चुका है, अर्थात अब वो जीव जनन करने के योग्य नहीं बचा है। तो इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं? जनन पश्च अवस्था कह देते हैं, या इसी का दूसरा नाम होता है जीर्णावस्था। क्या कहते हैं इसे? जीर्णावस्था कहते हैं, सेनेसेंस फेज कहते हैं, या इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं वृद्धावस्था। क्या कह सकते हैं इसे? वृद्धावस्था कह सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धावस्था में क्या होगा? जनन की योग्यता खत्म हो चुकी होगी, और इनकी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो भी कैसी हो जाएंगी? धीमी हो जाएंगे, काफ़ी धीमी हो जाएंगी। जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? बहुत धीमी हो जाएंगी। किस अवस्था के दौरान? जनन पश्च अवस्था के दौरान, ठीक है। तो हमने देखा कि जीव के शरीर में जो जीवन काल होता है उसमें 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, किशोरावस्था, जनन पूर्व अवस्था या जनन अवस्था, जब जीव जनन की क्रिया करने की योग्यता रखता है, जनन पश्च अवस्था, जीर्णावस्था, या इसी को हम वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। इस दौरान जीव जो होता है वो जनन करने की योग्यता को खो चुका होता है, और इस दौरान उसकी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? धीमी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने जनन की अवस्थाओं को यहाँ पे देख लिया है। अब हम लेते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है? जनन, ठीक है। मिटा देते हैं इसे। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले टॉपिक पे, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन, या इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या कहेंगे? जनन कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बताओ जनन क्या होता है, तो शर्माने लगा। वो कह रहा, सर जनन कैसे बताएं सर, समझ तो रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, जनन को परिभाषित किया जा सकता है। जनन की परिभाषा बहुत बेहतर होती है। जैसे हम आपको बताएं कि जनन क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप सिंपली बताइए कि जीव का
अपने जैसी जीव का अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना ही, जीव का अपने जैसी संतान को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जीव का अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ शर्माने जैसी बात नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो बड़े कायदे में आप बता सकते हैं कि जनन वह योग्यता है, वह काबिलियत है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसी संतान को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? जनन कह देंगे, रिप्रोडक्शन कह देंगे। ठीक है, अच्छी बात। अब हम बातें करेंगे, जनन भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं जनन के उद्देश्य पे, कि ऐसा तो नहीं कि भगवान खाली बैठे थे या नेचर प्रकृति खाली बैठी थी तो उन्होंने कहा कि चलो जीवों का जनन ही करा दें। नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब जनन का कोई ना कोई पर्पज होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा जिसकी वजह से जीवों में ये क्रिया पाई जाती है। जीवों के शरीर में जितने भी काम पाए जाते हैं उसका कोई ना कोई पर्पज होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो ऐसे ही जब जनन की योग्यता आई गई है जीव के शरीर के अंदर तो जरूर उसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, अभी हम उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ठीक, देखिए इसे मिटा दें। देखिए जनन के उद्देश्य, एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आसान से आसान भाषा में। पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। जैसे जनन के क्या उद्देश्य हो सकते थे। सबसे पहली बात, जैसे कोई भी जीव इस पृथ्वी पर आया है तो उसका एक निश्चित जीवन काल है, वो नश्वर, मतलब उसको मरना ही है। कोई भी जीव पृथ्वी पे आता है, दुनिया में आता है तो उससे कभी ना कभी तो मरना ही है, उसका एक निर्धारित जीवन काल होता है। तो कोई जीव मान लो इस पृथ्वी पर आया और उसका जीवन काल पूरा हो गया और वो खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो कैसे किसी को पता चल पाएगा कि यहाँ पर कोई अच्छे गुण वाला या कोई ऐसे गुण वाला जीव आया था? अभी वो नहीं है। ठीक है, तो नहीं पता चल पा रहा है। तो इसके लिए क्या होगा कि जीव अपने निरंतरता को बनाए रखने के लिए, कि वो इस पृथ्वी पर निरंतर पाया जाए, साल गुजरते जाएं लेकिन फिर भी उस जीव का अस्तित्व इस पे बना रहे, इसके लिए जीवों में क्या पाया गया? जनन पाया गया। और जीव क्या करता है? अपनी निरंतरता को बनाए रखता है। क्या करता है? जीव अपनी निरंतरता को बनाए रखता है, निरंतरता को बनाए रखता है। देखिए क्या हो गया दोस्तों, हम देख रहे हैं जीवन के जनन के उद्देश्य में कि जीव अपने आप को निरंतर बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है? जनन की क्रिया कर रहा है। और देखिए जनन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे कोई जीव जब जनन की क्रिया करता है तो अपने जैसे लोगों की, अर्थात अपने सदस्यों की संख्या को क्या बढ़ा रहा है? ज़्यादा कर रहा है ना, अपनी संख्या को क्या कर रहा है? ज़्यादा कर रहा है, अर्थात कहीं ना कहीं ये अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहा है। अगर कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर रहा है तो अपने सदस्यों की संख्या क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाने के लिए जनन का उपयोग करते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, ऐसे बढ़ाने के लिए। और बताइए जनन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। जो जनन क्रिया होता है उसी के द्वारा कोई जीव अपने लक्षणों को सुरक्षित रख पाता है, अपने लक्षण को कंजर्व करके संरक्षित कर पाता है। ठीक है, जैसे कोई जीव है अपने लक्षण को, अपने क्वालिटी को, अपने गुणों को क्या करता है? अपने संतान में डाल देता है। अब वो संतान जब तक रहेगा तब तक उसके गुण क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक, और बातें देखिए। विभिन्नताएं, ये क्या बात हो गई भाई? विभिन्नताएं कहाँ से आ गई? जब जीव जनन की क्रिया करता है तो आप जानते हैं जनन की क्रिया में एक युग्मक नर के तरफ से आता है, एक युग्मक मादा के तरफ से आता है और दोनों आकर के मिलते हैं। और आप जानते हैं युग्मक के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए पे ही गुण लगे होते हैं। अब एक गुण किधर से आया? मम्मी के साइड से आया, एक गुण किधर आया? पापा के साइड से आया। तो जो संतान उत्पन्न होगी वो दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों का कॉकटेल होगा।
दोनों का मिश्रित रूप होगा तो उसमें कुछ नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये जीव जो बनने वाला हो ना पूरी तरीके से अपने मम्मी जैसा होगा, ना पूरी तरीके से अपने पापा जैसा होगा, ये कुछ अलग सा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जनन की क्रिया में। ठीक है, तो हमने देखा कि नेचर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने क्यों जनन की क्रिया जीवों में बनाई, क्योंकि इसके द्वारा कोई जीव अपने आप को निरंतर बनाए रखता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ा करके रखता है, अपने लक्षणों को संरक्षित रख सकता है और विभिन्नताएं उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा कई सारे उद्देश्य हैं। जैसे कुछ और अगर हम बात करें तो जीव होता है वो जनन क्रिया करके ही अपने आप को अनुकूलित कर पाता है। जैसे पहले कोई जीव रह रहा था, अब वातावरण में कुछ चेंज हो गया, वातावरण में कुछ परिवर्तन हो गया, तो जीव जनन क्रिया करके ही अपने अंदर उस वातावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अर्थात अपने अंदर अनुकूलन ला लेता है। तो जीव के अंदर जो अनुकूलन की क्रिया पाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं जनन से ही संबंधित है, अर्थात जीव अपने आप के अंदर प्रतिरोधक क्षमता या अपने अंदर अनुकूलन किसकी क्रिया से उत्पन्न कर पाता है? जनन क्रिया द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जीव को विकास करने के लिए भी जनन जरूरी है। विकास के लिए भी क्या है? जनन जरूरी है, क्योंकि अगर जीव वातावरण के अनुरूप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेगा, अपने आप को बदलेगा नहीं, अपने आप को ढालेगा नहीं, तो ऐसे में उसका विकास संभव नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा कि जीव के अंदर जो जनन की क्रिया पाई जाती है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से पर्पस हैं? अपनी निरंतरता बनाए रखना, अपनी संख्या को बढ़ाना, लक्षणों को संरक्षित करना, विभिन्नताएं उत्पन्न करना और इन्हीं विभिन्नताओं की मदद से, इसी परिवर्तन की वजह से अपना विकास करना। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। जनन का उद्देश्य हमने कवर कर लिया है। जनन की विधियां हम अगले लेक्चर में अर्थात लेक्चर 3 में हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियोज हमारे पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।